उस दिन मैं टेलीविज़न के सामने बैठी अपनी 14 साल की बेटी के फ्रॉक के बटन लगा रही थी। पति एक हाथ में चाय का गिलास लिए अपना मनपसंद धारावाहिक देखने में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और मैं उठकर बाहर आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालिक वर्मा जी खड़े थे। मैंने बड़े आदर से उन्हें भीतर बुलाया और अपने पति को आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया और बड़े विनम्र स्वर में बोली, अच्छा क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं, इन सब की तकलीफ़ मत कीजिए, बस आप बैठिए, एक ज़रूरी बात करनी है, वर्मा जी बेरुखी से बोले। मैं अपने पति के साथ जाकर बैठ गई। थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। फिर अपने विचारों को विराम देकर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर उन्हें देखने लगी। मुझे इस मकान की ज़रूरत है, आप कहीं और मकान ढूंढ लीजिए, उन्होंने एकदम सपाट स्वर में कहा। क्या? मेरे पति के मुंह से निकला। पर मैंने तो 11 महीने की लीज पर आपसे ये मकान लिया है, आप इस तरह बीच में छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? सर, मेरी मजबूरी है, इसलिए कह रहा हूँ, और फिर यह मेरा हक है कि मैं जब चाहें आपसे मकान खाली करवा सकता हूँ। दोनों के बीच विवाद को बढ़ता देखकर मैंने बेहद विनम्र स्वर में कहा, पर ऐसा क्या कारण है भाई साहब जो आपको अचानक इस मकान की ज़रूरत पड़ गई? हमने तो हमेशा समय पर किराया दिया है, फिर आपका तो और भी एक मकान है, आप उसे क्यों नहीं खाली करवा लेते? कारण आप भी जानती हैं, मुझे पहले से पता होता तो आपको कभी यह मकान न देता। मेरा 1 महीने का कमीशन और सफ़ेदी कराने में जो पैसा खर्च हुआ सो अलग, पर ऐसा क्या किया है हमने? मैं चौंक गई। कारण आपकी बेटी है और उसकी बीमारी है। पिछले मकान से भी आपको इसीलिए निकाला गया क्योंकि आपकी बेटी को एड्स है और इसी घातक बीमारी के मरीज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। फिर कॉलोनी के कई लोगों को भी एतराज़ है। भाई साहब, यह बीमारी कोई संक्रामक रोग तो है नहीं और न ही छुआछूत से फैलती है। यह तो हर जगह साबित हो चुका है और फिर हम दोनों में से यह किसी को भी नहीं है। यह सब न मैं सुनना चाहता हूँ और न ही पास पड़ोस के लोग। अधिक पैसा कमाने की होड़ में आप लोग ज़रा भी नहीं समझते कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, किनसे मिलते हैं, बाहर क्या क्या गुल खिलाते हैं। वर्मा जी, मेरे पति चीख पड़े, आपके मुंह में जो आए कहते चले जा रहे हैं। आपको मकान खाली चाहिए, मिल जाएगा, पर इस तरह के अपशब्द और लांछन मुंह से मत निकालिए। 10 दिन बाद मकान की चाबियां लेने आऊँगा, कहकर वर्मा जी उठकर चले गए। उनके जाते ही मैं निढाल होकर सोफे पर पसर गई। तभी भीतर से चारू आई और मुझसे आकर लता की तरह लिपट कर रोने लगी। मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ कहते कहते उनकी आवाज़ टूट गई, चेहरा पीला पड़ गया, मानो वही दोषी हो। अतीत चलचित्र सा मानस पटल पर तैरने लगा और एक के बाद एक कितनी ही घटनाएं उभरती चली गई। मैं उस दिन किटी पार्टी से लौट रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन चारू के स्कूल से उसकी क्लास टीचर का था। मेरे फ़ोन उठाते ही वह हांफती हुई बोली, आप चारू की मम्मी बोल रही हैं? मेरे हाँ कहने पर वह बिना रुके बोलती चली गई, कहाँ थी आप अब तक? मैं तो काफ़ी समय से आपको फ़ोन मिला रही हूँ। आपके पति भी अपने ऑफिस में नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। चारू सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई थी, काफ़ी खून बह गया है। हमने उसे फ़ौरन फर्स्ट एड दे दी है, अब वह ठीक है, आप उसे यहाँ से ले जाइए, वह एक ही सांस में बोल गई। मैंने बिना देर किए ऑटो किया और चारू के स्कूल पहुँच गई। वह मेडिकल रूम में लेटी थी और मुझे देखकर थोड़ा सुबकने लगी। मैंने झट से उसे सीने से लगाया। तब तक वहाँ पर बैठी एक टीचर ने बताया कि आज हमारी नर्स छुट्टी पर थी, इसीलिए पास के क्लिनिक से उसको मरहम पट्टी करवा दी है तथा एक पेन किलर इंजेक्शन भी दिया है। मैं उसे थोड़ा सहारा देकर घर ले आई। 1-2 दिन में चारू पूरी तरह ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी। इस बात को कई महीने हो गए। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति ने बताया कि प्रगति मैदान में पुस्तक मेला चल रहा है। मैं भी जाने को तैयार हो गई, पर चारू थोड़ा मुंह बनाने लगी। मम्मा, वहाँ बहुत चलना पड़ता है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। क्यों बेटा, वहाँ तो तुम्हारी रुचि की कई पुस्तकें होंगी, तुम्हें तो किताबों से काफ़ी लगाव है, खुद चलकर अपनी पसंद की पुस्तकें ले लो, मेरे पति बोले। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, कहकर वह बैठ गई। अच्छा, आप मेरे लिए एक कॉमिक्स ले आना और इंग्लिश हैंडराइटिंग की कॉपी भी। टीचर कहती है मेरी हैंडराइटिंग आजकल इतनी साफ नहीं है। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने उसको अलग कमरे में ले जाकर पूछा। मुझे लगा कहीं उसके पीरियड्स ना होने वाले हो,
शायद इसलिए वह थोड़ा जाने के लिए आनाकानी कर रही हो। पति ने थोड़ा जोर से कहा, नहीं बेटा, तुमको साथ ही चलना पड़ेगा। मैं ऐसे तुमको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। वह अनमने मन से तैयार हो गई, पर मैंने महसूस किया कि वह मेले में जल्दी ही बैठने की जिद करने लगी। फिर उसे एक तरफ बिठाकर हम लोग घूमने चले गए। घर आते आते वह फिर से एकदम निढाल हो गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। उसने थोड़े से टेस्ट लिख दिए जो 1-2 दिन में कराने थे। 2 दिन बाद फिर से ब्लड टेस्ट के लिए खून लिया चारू का। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर का फ़ोन आ गया और मुझे फ़ौरन अस्पताल में बुलाया। पति तब ऑफिस जाने वाले थे। उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने कहा कि 12 बजे के बाद मैं आकर मिल लेती हूँ, पर वह बड़े सख्त लहजे में बोली कि आप दोनों ही फ़ौरन अभी मिलिए। मैं थोड़ा बिफर सी गई कि ऐसा भी क्या है कि अभी मिलना पड़ेगा, पर वह नहीं मानी। हमारे पहुँचते ही डॉक्टर बोली, मुझे आप दोनों का ब्लड टेस्ट करना होगा। हम दोनों का? मैं एकदम मुंह बनाकर बोली, मैंने आपकी बेटी का 2 बार ब्लड टेस्ट किया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे एड्स है। क्या? हम दोनों ही चौंक गए। मेरी सांसें तेज़ हो गई और छाती जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने अविश्वास से डॉक्टर की तरफ देख कर कहा, आपने सब टेस्ट ठीक से तो देखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब देखना यह है कि यह बीमारी कहीं आप दोनों में तो नहीं है। मेरे तो प्राण ही सूख गए। मुझे स्वयं पर भरोसा था और मेरे पति पर भी। फिर भी एक बार के लिए मेरा विश्वास डोल गया। यह सब कैसे हो गया था? हमारा ब्लड ले लिया गया। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पति उस दिन ऑफिस नहीं गए और न ही मेरा मन किसी काम में लगा। दूसरे दिन हम दोनों की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट नेगेटिव थी। मैंने डॉक्टर को चारू के बारे में सब कुछ बताया और आश्वासन दिलाया कि उसके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बातों बातों में डॉक्टर ने एक एक करके बहुत सारे प्रश्न पूछे। तभी अचानक मुझे याद आया कि जब वह स्कूल में सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तो बाहर से एक इंजेक्शन लगवाया था। डॉक्टर की आंखें फैल गई। आपके पास उसके ट्रीटमेंट और इंजेक्शन की पर्ची है? ऐसा तो मुझे स्कूल वालों ने कुछ नहीं दिया, पर एक टीचर कह रही थी कि उसे इंजेक्शन दिया था और इस बात की पुष्टि चारू ने भी की थी। हम लोग उसी क्षण स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिले और अपनी सारी व्यथा सुनाई। प्रिंसिपल पहले तो बड़े मनोयोग से सारी बातें सुनती रही, फिर थोड़ी देर के लिए उठकर चली गई। उनके वापस आते ही मेरे पति ने कहा कि यदि आप उस टीचर को किसी तरह बुला दे जो चारू को क्लिनिक में लेकर गई थी, तो हमें कारण ढूंढने में आसानी होगी। कम से कम हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं। क्या आपको उसका नाम मालूम है? वह बड़े ही रूखे स्वर में बोली। चारू उस समय हमारे साथ थी, पर वह इस बात का कोई ठीक से उत्तर नहीं दे सकी। इस पर प्रिंसिपल ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया कि मैं मामले की छानबीन करके आपको बता दूंगी। मेरे पति आपे से बाहर हो गए। उनकी खीस बढ़ती गई और धैर्य चुकता गया। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा है आपको? एक तो आपके स्कूल में उस दिन नर्स नहीं थी। उस पर जो उपचार बच्चे को दिया गया उसका भी आपके पास ब्यौरा नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, पर आप कुछ करना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि आपका स्कूल बदनाम ना हो जाए। मैं एक एक को देख लूँगा। आपको जो करना है कीजिए, पर इस तरह चिल्लाकर स्कूल की शांति मत भंग करिए। वह लगभग खड़े होकर बोली। दोषियों को दंड दिलवाने की इच्छा भी बेकार साबित हुई। चारू की रिपोर्ट से हमने थोड़े बहुत हाथ पैर मारे, पर सबूतों के अभाव में दोषी डॉक्टर और उसका स्टाफ बिना किसी बाधा के साफ बचकर निकल गया, और जो हमारी बदनामी हुई वह अलग। हाँ, यदि प्रिंसिपल चाहती तो उन सभी को सजा हो सकती थी, पर वह क्लिनिक तो चलता ही प्रिंसिपल के इशारे पर था। स्कूल में प्रवेश से पहले सभी विद्यार्थियों को एक समान हेल्थ चेकअप या सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, जो वहीं से मिल सकता था। चारू को एड्स होने की बात दवानल की भांति शहर भर में फैल गई। हम लोगों को हे नज़रों से देखा जाने लगा। चारू की स्कूल में भी हालात लगभग ऐसे ही थी। सरकार के सारे बयान की एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, वह छूने से एड्स नहीं फैलता। लगभग खोखले हो चुके थे। मेरे घर पर भी कॉलोनी वालों का आना लगभग न के बराबर हो गया था। किटी पार्टी भी छूट गई। बर्तन मांजने वाले भी काम से किनारा कर गई। हम लोग उपेक्षित एवं दयनीय से होकर रह गए थे। हम सुबह से शाम तक 20 बार जीते और 20 बार मरते, यह जानते हुए भी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
फिर भी अपने मन को समझाने के लिए जिसने जो बताया मैंने कर डाला, जिसका असर मेरे तन मन पर यह पड़ा कि मैं खुद को बीमार जैसा अनुभव करने लगी थी। यह ज़िंदगी तो मौत से भी ज़्यादा कष्टदायक थी। एक दिन चारू रोते हुए स्कूल से आई और कहने लगी कि क्लास टीचर ने उसे सबसे अलग और पीछे बैठने के लिए कह दिया है। कहा ही नहीं, अलग से इस बात की व्यवस्था भी कर दी है। मेरा दिल भीतर तक दहल गया। इस छोटे से दिल के टुकड़े को जीते जी अलग कैसे कर दूं? वह बिलखती रही और मैं चुपचाप तिल तिल सुलगती रही। मैंने वह स्कूल व घर छोड़ दिया तथा एक नई कॉलोनी में घर ले लिया और पास के ही स्कूल में चारू को एडमिशन दिलवा दिया, यही सोच कर कि जब तक यह स्कूल जा सकती है जाए, उसका मन लगा रहेगा। पर यहाँ भी हमसे पहले हमारा अतीत पहुँच गया। अचानक पति के कहे शब्दों से मेरी तंद्रा टूटी और मैं वर्तमान में आ गई। हमें 10 दिन के भीतर मकान खाली करना है। यह सोचकर हम फिर से परेशान हो उठे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हमारी चिंता और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो मैं परेशान हो उठी। मुझे दरवाजे और टेलीफोन की घंटियों से अब डर लगने लगा था। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बेहद स्मार्ट सा व्यक्ति खड़ा था। उसने मेरे पति से मिलने की इच्छा जाहिर की। मैं बड़े सत्कार से उसे भीतर ले आई। मेरे पति के आते ही वह खड़ा हो गया, फिर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, मैं डॉक्टर चौहान हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? सकते में खड़े मेरे पति बोले, आपकी वजह से तो मेरी यह हालत हुई है। आपके क्लिनिक के इंजेक्शन की वजह से तो मेरी बच्ची को एड्स हो गया। अदालत से भी आप साफ छूट गए। अब क्या लेने आए हैं यहाँ? एक मेहरबानी हम पर और कीजिए कि हम तीनों को जहर दे दीजिए। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। आप जितनी चाहे बद्दुआएं मुझे दीजिए, मैं इसी का हकदार हूँ। जो गलती मेरे क्लिनिक से हुई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी ही लापरवाही से यह सब कुछ हुआ है। कोर्ट ने मुझे बेशक छोड़ दिया, पर आपका असली गुनहगार मैं हूँ और यह एक बोझ लेकर मैं हर पल जी रहा हूँ। और हाथ जोड़कर वह मेरी ओर देखने लगा। स्वर पछतावे से भरा प्रतीत हुआ। मैंने इस शहर को छोड़ करके पास के शहर में अपना एक नया क्लिनिक खोल लिया है। इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, पर अपने आप से नहीं। मैं मानता हूँ कि मेरा अपराध अक्षम्य है, पर फिर भी मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। मैं अपने सूत्रों से हमेशा आपके परिवार पर नज़र तो रखता रहा, पर यहाँ तक आने और माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अभी कल ही मुझे पता चला कि आप पर फिर से मकान का संकट आ पड़ा, तो मैं यहाँ तक आने की हिम्मत कर सका हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं नीचे मेरा क्लिनिक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलकर मेरे मकान में रहिए। मुझे आपसे कोई किराया नहीं चाहिए, बल्कि आपकी चारू का उपचार मेरी देख रेख में चलता रहेगा। मुझे एक बड़ी खुशी यह होगी कि मेरे लिए आप लोगों की सेवा का मौका मिलेगा। कहते कहते वह मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसका स्वर ज़रूरत से ज़्यादा कोमल व सहानुभूति भरा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसका स्वर भारी और आंखें नम थी। उसके यह क्षण मुझे कहीं भीतर तक छू गए। अचानक माँ के स्वर याद आ गए। अतीत कड़वा हो या मीठा, उसे भुलाने में ही हित है। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं कल तक आपको उत्तर दूंगी। मैं कल आपका उत्तर सुनने नहीं, बल्कि आपको लेने आ रहा हूँ। मेरा आपका कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, पर आप अपना अपराधी समझकर ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कहते कहते उसका गला भर गया और आंसू छलक आए। उसके इन शब्दों में आत्मीयता और अधिकार के भाव थे। आंखें क्षमा याचना कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।